अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग नाइन्थ फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। बच्चे इससे पहले हम लोग 5 न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आज हम लास्ट जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। और बच्चे न्यूमेरिकल नंबर 6 जो है बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। बच्चे इस न्यूमेरिकल के अंदर आपको जो गिवन डेटा बताया गया है वो ये है: टू मैसेज 52 kg and 48 kg are attached to the ends of a string that pass over a frictionless pulley। अब बच्चे आपके पास दो मैसेज हैं। एक मैस आपको ये बताई गई है जिसको यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूँ। ये मैस नंबर M1 है और इसकी वैल्यू बचे आपके पास है 52 kg। इसकी मैस है। ठीक है बच्चे। उसके बाद बच्चे दूसरी मैस जो है वो आपको M2 बताई गई है और इसकी वैल्यू 48 kg इसकी वैल्यू है। ठीक है बच्चे। इन दोनों मैसेज को जिस तरह आपको फिगर के अंदर दिखाया गया है कि एक पुल्ली के ऊपर से हमने पास किया है, इन दोनों मैसेज को एक पुल्ली के ऊपर से पास करवाया है। और इनको अटैच हमने किससे किया हुआ है? एक स्ट्रिंग से अटैच किया हुआ है। आप देख सकते हो कि जो आपके पास ये जो जो बी है, ये जो मैस बी है, मैस बी की जो मैस है यहाँ पर लिखो, छोटा थोड़ा नज़र आपको कम नज़र आ रहा होगा। ये आपके पास जो है ये M2 है। और बची जी जो दूसरी है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये जो मैस है, ये मैस कितनी बचे? M1 है। ठीक है। उसके बाद मुझे कहते हैं कि आपने टेंशन फाइंड आउट करनी है और एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो बच्चे एक तो आपने यहाँ पर टी को फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। और दूसरा जो है वो ए को फाइंड आउट करना होगा। और आप देख सकते हो कि इन दोनों जो मैसेज हैं ये हैंग कर रही हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में हैंग कर रही हैं। तो बच्चे इसका फार्मूला जो हम लिखेंगे, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। as we know that as we know that as we know that ये फार्मूले जो है हम पहले लिख चुके हैं। तो बच्चे अगर हमने टेंशन को फाइंड आउट करना है तो टेंशन का फार्मूला है आपके पास T इज इक्वल टू 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 M1 M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो मुझे इसमें अपनी वैल्यूज़ को पुट करें। तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ बच्चे। T इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई बाय M1 52 M2 48 और G की वैल्यू 10। और नीचे M1 और M2 को हम ऐड करें तो 52 प्लस 48 हो जाएगा। तो बच्चे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो आपके पास t इज इक्वल टू, तो भैया यहाँ पर मैं कैलकुलेटर से जो है ना इनको मल्टीप्लाई करता हूँ। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो किन चीज़ों को मल्टीप्लाई मैंने करना है? 2 मल्टीप्लाई बाय 52 मल्टीप्लाई बाय 48 मल्टीप्लाई बाय 10। तो भैया ये आपके पास आता है 4990 और जो डिवाइडेड बाय इन दो को ऐड करो तो 100 आ जाता है। जब जो मैं इसे 100 पे डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 499.2। और आपकी जो टेंशन है, टेंशन को हम फोर्स कहते हैं, तो इसका जो यूनिट आएगा, यूनिट क्या होगा इसके साथ? न्यूटन। तो ये बजे हमारा
फर्स्ट आंसर जो है कैलकुलेट हो गया, क्योंकि इसमें वो ये कह रहा था कि आप जो है इसकी टेंशन को कैलकुलेट करें, तो टेंशन को तो जो है हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ये टेंशन के साथ जो है ना हम दूसरी चीज़ को कैलकुलेट करने के लिए जाते हैं, और वो है ए। अगर हम ए को कैलकुलेट करेंगे तो ए का फार्मूला जो है वो आपको पता है कि वो पीछे हम लिख चुके हैं कि ए जो होता है वो इक्वल होता है आपका, यहाँ पर बचे ए जो है इक्वल है, वो इक्वल है m1 माइनस m2 इंटू जी डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मुझे वैल्यूज पुट करें, m1 की वैल्यू 52, m2 की वैल्यू सॉरी नेगेटिव साइन आएगा यहाँ पर, ये नेगेटिव साइन क्योंकि दोनों के दरमियान नेगेटिव साइन है, और इसकी वैल्यू जो है वो आपके पास है 48, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय जी और उसकी वैल्यू 10, और नीचे क्या हो जाएगा बच्चे 52 प्लस 48 हो जाएगा। तो बच्चे आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे आ जाएगा आपके पास 100, और ये हो जाएगा 40 डिवाइडेड बाय 100। तो मुझे ए जो होगा वो इक्वल हो जाएगा 0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मुझे ये हमारा सेकंड आंसर। तो मुझे इन दोनों न्यूमेरिकल्स को अगर आपने सॉल्व करना है तो उसके लिए आपको ये केस याद होना चाहिए कि जब दो मैसेज को आप पास करवाते हो पुली के ऊपर से, तो उनको उनके फार्मूले वगैरह जो है वो कौन से हैं, तो वो आपको याद होंगे, तब ये चीज़ जो है ना आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरीके से ये टेंशन का फार्मूला मैंने लिखा था यहाँ पर, और दूसरा ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो आपने यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है कैलकुलेट करना था ए को, ये फार्मूला जी। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ही उसी तरीके से है, लेकिन अब इसके अंदर ये है कि आपने दो मैसेज लिए हैं, एक 26 kg है और दूसरी में मैथ जो है वो 24 kg है। तो मुझे टॉपिक में से आप देख सकते हो कि जो टेबल के ऊपर पड़ी होती है वो आपकी M2 होती है, उसको हम M2 कहते हैं। तो यहाँ पर मुझे टू मैसेज 26 kg and 24 kg are attached to the ends of a string which pass over frictionless pulley. 26 kg is lying over the smooth horizontal table। कि जो आपकी 26 kg है वो स्मूथ टेबल के ऊपर पड़ी हुई है, और जो स्मूथ टेबल के ऊपर मैस होती है उसको हम नाम देते हैं M2, और वो कितनी है आपके पास 26 kg ये मैस है। और वो जी जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, वर्टिकली है, मूव कर रही है, वो M1 है और उसकी वैल्यू 24 kg है। मुझे याद रखें कि अगर ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो इसमें आपने M1 वही वाली लेनी होगी जो टॉपिक के अंदर आपने ली थी, चाहे उसको आपने टेबल पे प्लेस किया था या वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही थी। तो हमारे टॉपिक के अंदर जो M2 थी वो टेबल पे थी, और जो वर्टिकल डायरेक्शन में जा रही थी वो कौन सी थी, वो M1 थी। तो जो 24 न्यूटन मैस जो है ये मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड, ये मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड जा रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे M1 का नाम देंगे। तो उसी तरीके से इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको ये कहा जाएगा कि आप जी टेंशन फाइंड आउट करो, ये टी को फाइंड आउट करो, और दूसरा ए को फाइंड आउट करो, एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करो, ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम इसकी टेंशन को फाइंड आउट करते हैं। तो मुझे टेंशन को फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होगा, ये वो फार्मूला होगा जब एक मैस टेबल के ऊपर पड़ी हुई होगी और दूसरी मैस जो है वो वर्टिकली हैंग कर रही होगी, और दोनों को अटैच किया जाएगा एक स्ट्रिंग के जरिए, और वो स्ट्रिंग पुली के ऊपर से पास करवाई गई है। तो टेंशन को फाइंड आउट करने का फार्मूला है आपके पास M1 M2 G
डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मुझे इसमें जस्ट सिंपल आपने क्या करना है, वैल्यूज को पुट करना है। तो m1 की वैल्यू कितनी है मुझे, 24 मल्टीप्लाई बाय 26 मल्टीप्लाई बाय g की वैल्यू 10, और मुझे ये हो जाएगा आपके पास m1 24 प्लस 26। ठीक है सर, और ये हो गया आपका कैलकुलेशन। तो यहाँ पर t इज इक्वल टू, मुझे इन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 24 मल्टीप्लाई हो रहा है 26 से, मल्टीप्लाई हो रहा है 10 से। तो मुझे ये आपके पास जो आंसर आता है 6240 डिवाइडेड बाय, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इन दो को ऐड करो तो 50। t इज इक्वल टू, अब जी आपने इसको 50 पे डिवाइड कर देना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 124.8 तो हमारा आंसर जो है वो 124.8 न्यूटन। तो वजह से राउंड ऑफ करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 125 न्यूटन। तो यही चीज़ हमने कैलकुलेट करनी थी, ये तो हो गया। अब जी आपने एक्सेलरेशन को कैलकुलेट करना है, ए को कैलकुलेट करना है, और ए को कैलकुलेट करने का फार्मूला फिर इसी टॉपिक में हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। तो वो फार्मूला जो है आपके पास है ए को कैलकुलेट करने का, m1 अगर हम देखेंगे तो ये आ गया आपके पास m1 जी, ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो मुझे यहाँ पर आप वैल्यूज पुट करें तो आपके पास a इज इक्वल टू m1 की वैल्यू 24 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 24 प्लस 26। तो a इज इक्वल टू 240 डिवाइडेड बाय 50। ठीक हो गया। तो मुझे अब जब इसको हम डिवाइड करेंगे यहाँ से तो ये आपके पास हो जाएगा a इज इक्वल टू, तो 240 डिवाइडेड बाय 50। तो मुझे ये आपके पास आंसर आ जाएगा 4.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चे, उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू चेंज 22 न्यूटन सेकेंड मोमेंटम। तो बच्चे आपको चेंज इन मोमेंटम बताया जा रहा है कि यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम, ये चेंज इन मोमेंटम, और चेंज इन मोमेंटम आपको पता होगा वो रिप्रेजेंट होता है डेल्टा पी से, और चेंज इन मोमेंटम जो है उसकी वैल्यू है आपके पास 22 न्यूटन सेकेंड। उसके बाद जी जो इसके ऊपर फोर्स लग रही है, जो हमने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई की है, उस फोर्स की वैल्यू एफ, एफ की वैल्यू बचे वो बताई गई है 20 न्यूटन। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, आपसे टाइम पूछा जा रहा है, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड, टी की वैल्यू ये पूछी जा रही है। तो मुझे सिंपल न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम आप लोग पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने कहा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, जो फोर्स है वो इक्वल है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, टी इज इक्वल टू डेल्टा पी डिवाइडेड बाय एफ। तो मुझे टी इज इक्वल टू डेल्टा पी की वैल्यू
हम ऊपर लिख चुके हैं 22 और बच्चे एफ की वैल्यू लिख चुके हैं 20। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो टी होगा वो आपके पास आ जाएगा 1.1 सेकेंड। वो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे आसान तरीन क्वेश्चन कि चेंज इन मोमेंटम आपको बताया गया जिसे हम डेल्टा पी से रिप्रेजेंट करते हैं वो बताया गया था, और फोर्स बताई गई थी, और फिर आपको ये कहा गया था कि आप टाइम फाइंड आउट करो। तो न्यूटन सेकंड लॉ इन टर्म ऑफ मोमेंटम आप लोग पढ़ चुके होंगे, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि जो फोर्स होती है वो चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम होती है। तो उसको हमने डिवाइड कर दिया और उसके बाद थोड़ा सा इसको रीअरेंज किया और उसके बाद हमारा आंसर आ गया। तो जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हाउ मच हाउ मच यहाँ पर थोड़ी सी स्टेटमेंट में हाउ मच is the force of friction. How much is the force of friction between the wood block of mass 5 kg and the horizontal marble floor? The coefficient of friction between wood and the marble is this 0.6 है बच्चे। यहाँ पर आपको तो एक चीज़ ये बताई गई है कि मैस का बताया गया है कि जो मैस है, मैस एम, इसकी वैल्यू बताई गई है बच्चे, वो कितनी है आपके पास 5 kg, ये मैस बताई गई है। उसके बाद मुझे आगे जो दूसरी चीज़ वो कह रहा है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है ये आपको बताया गया है ये कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मैं पूरा ही लिख देता हूँ बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन वुड एंड मार्बल, वो आपको बताया गया है जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, और इसकी वैल्यू है 0.6। ये वैल्यू बताई गई 0.6 बताया गया। कहा क्या गया आपको, हाउ मच इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आपको फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ना आपने कैलकुलेट करनी है। ये मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ आपको, यानी कि आपको एफ आर जो है कैलकुलेट करना है। मुझे कुछ इस तरह की चीज़ है आपके पास कि एक ये सॉरी यहाँ पर एक ये ऐसे फ्लोर है और उसके ऊपर आपने एक वुड का ये एक ब्लॉक रखा है ऐसे, ठीक है। और आपको ये कहा कि है कि आप ये कैलकुलेट करो कि फ्लोर और वुड के दरमियान में कितनी फ्रिक्शन होगी। मुझे याद रखो कि ये जो वुड है ना, ये एक फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगी, और ग्राउंड जो होगा ये आवर डायरेक्शन में एक फोर्स एक्सर्ट करेगा इस ब्लॉक के ऊपर। ये हमें पता है कि जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है इसे हम क्या कहते हैं, वेट। और मुझे जो आवर डायरेक्शन में ग्राउंड जो है फोर्स एक्सर्ट कर रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन होता है। आप देख सकते हैं कि ब्लॉक जो है वो आपकी सरफेस के ऊपर जो है वो बिल्कुल ही स्टेशनरी कंडीशन के अंदर पड़ा हुआ है। ऐसे नहीं है कि ये ब्लॉक जो है वो जो फ्लोर है इसके अंदर धंस गया हो, ऐसा नहीं है। या ये नहीं है कि आपका जो ब्लॉक है अबव द सरफेस जो है आपको नज़र आ रहा हो। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो आपका नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस कौन कर रहा है, इसका ब्लॉक का वेट कर रहा है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो वेट के इक्वल आएगा। तो इस फार्मूले को हम पढ़ चुके हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होती है वो इक्वल होती है किस चीज़ के, म्यू इनटू आर।
और मुझे आप ये चीज़ देख सकते हो कि जो नॉर्मल रिएक्शन है इसको वेट जो है वो क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय वेट। तो मुझे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू एम जी, क्योंकि आपको पता है कि जो वेट होता है वो किसकी इक्वल होता है, एम जी की इक्वल होता है। तो इसके अंदर आप वैल्यूज को जो है ना पुट करें। जब मैं इसके अंदर वैल्यूज को पुट करूंगा 0.6, एम की वैल्यू 5, उसके बाद मुझे जो जी की वैल्यू 10। जब मैं ये सारी चीज़ें कैलकुलेट करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा एफ आर इज इक्वल टू 30 न्यूटन, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। बस मुझे इसमें कॉन्सेप्ट यही आपने लेना है कि जो आर है वो वेट की इक्वल है। कैसे वेट की इक्वल है, यहाँ पर जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इक्वल हो रहा है किसके, वेट ऑफ द ब्लॉक के। तो इस वजह से हमने इन दोनों को क्या कर लिया, इक्वल कर लिया है। तो यहाँ पर W इज इक्वल टू आर कर दिया था। तो जी बच्चे अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है और बच्चे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बच्चे ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जी हाउ मच सेंट्रीपिटल फोर्स इज नीडेड टू मेक अ बॉडी ऑफ मास। यहाँ पर आपको मैस बताई गई है, एम की वैल्यू, और बच्चे ये कितनी है 0.5 kg। ठीक हो गया। टू मूव इन सर्कल ऑफ रेडियस, तो बच्चे यहाँ पर कुछ ऐसी चीज है कि आपके पास एक बॉडी है और वो बॉडी एक कोई भी है, ये मुझे मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ कि ये एक बॉडी है, ये सॉरी ये यहाँ पर मेंशन करता हूँ कि ये कोई एक बॉडी है और वो सर्कल में घूम रही है, ऐसे सर्कल में घूम रही है। और ये सर्कल्स का जो है ये सेंटर है, और सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होता है बच्चे आपको पता है कि वो क्या होता है, आर होता है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू क्या है, इसके आर की वैल्यू है। और ये वो मैस एम मैस है, और ये सर्कल में घूम रही है, जिस स्पीड के साथ घूम रही है वो वी है, और सर्कल का जो रेडियस है बच्चे वो आर है। तो यहाँ पर रेडियस भी बताया कि है, ये बच्चे रेडियस, और रेडियस की वैल्यू बचे, रेडियस जो है स्मॉल आर से रिप्रेजेंट होता है, इसकी वैल्यू 50 सेंटीमीटर है। बच्चे यही क्वेश्चन का इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हम इस 50 को कन्वर्ट नहीं करते। इस 50 को आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, मीटर के अंदर। तो बच्चे मैं क्या कर दूंगा 50 डिवाइडेड बाय, ये बच्चे मैं मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 में डिवाइड कर दूंगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा मीटर के अंदर। तो जो मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, वो रेडियस जो होगा वो किसकी इक्वल आ जाएगा बच्चे, ये रेडियस 0.5 मीटर की इक्वल, ये भी हो गया। और बच्चे जो इसकी स्पीड है, स्पीड जो सर्कल में मूव कर रही है बॉडी, उसकी जो स्पीड है वी से रिप्रेजेंट होती है, और वो है 3 मीटर पर सेकेंड। और बच्चे आपको ये कहा गया है कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ना आप फाइंड आउट करें। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स बहुत ही आसान, यानी कि एफ सी को आपने फाइंड आउट करना है। ठीक है बच्चे, तो हमें पता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्केयर, सॉरी वी स्केयर डिवाइडेड बाय आर। तो
अब आपने बच्चे इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तो ये जो आपके पास एफ सी इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0.5, ये वी की वैल्यू वो आपके पास है 3 का स्केयर, और वो जो रेडियस है वो है 0.5। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये आपके पास हो जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 9 डिवाइडेड बाय 0.5। तो मुझे 0.5 के साथ मैं 0.5 को कैंसिल करवा दूंगा, तो सिंपल मेरे पास आंसर जो आ जाएगा वो 9 न्यूटन, और ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर है। तो बच्चे इस तरीके से हमारे इस चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल एंड हुए। ये हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। अगर आपको किसी भी न्यूमेरिकल की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जो है ज़रूर अपनी राय दें, मैं आप लोगों को ज़रूर इसका रिप्लाई करूँगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। उस टाइम तक अल्लाह हाफिज़।